नमस्ते, जय हिंद, सुस्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग एकदम स्वस्थ हो। चलिए, अब तैयारी तो कर ही रहे होंगे आप लोग। अब मुख्य परीक्षा नज़दीक ही है, तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अपनी आज पॉलिटी के सवाल कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक्सप्लेनेशन में फोकस कीजिएगा। संविधान में सदस्यों की कुल संख्या थी 389। सबसे पहला सवाल यही कि ये संख्या डिसाइड किसने की थी कि भाई इतने सदस्य होंगे। इस संख्या को डिसाइड करने वाला था कैबिनेट मिशन। कौन था जी? कैबिनेट मिशन के द्वारा इस संख्या को डिसाइड किया गया था कि भैया 389 सदस्य होंगे। जब 389 सदस्य होंगे तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल संख्या है जी 389। इसमें 292 लोग कहां से आने थे? 292 लोग ब्रिटिश भारत से आने थे। कहां से आने थे? ब्रिटिश भारत से। 292 लोग ब्रिटिश भारत से आने थे। 93 लोग देशी रियासतों से आने थे। देशी रियासतों से आने थे। और 4 आने थे चीफ कमिश्नरियों से आने थे। तो उत्तर क्या रहा? 93 लोग थे जो देशी रियासत से आने थे। अब याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश भारत है, नमस्ते भैया, जो ब्रिटिश भारत है दादा, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह कि यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। यहां पर क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ है। अप्रत्यक्ष क्या हुआ था? एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। और ब्रिटिश भारत में प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुनकर भेजा गया था। किनके द्वारा? प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं, प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुनकर भेजा गया था। तो अप्रत्यक्ष, इट वाज ए इनडायरेक्ट इलेक्शन। कौन सा था? ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द प्रोविंसेस थी, उनके द्वारा चुनकर भेजा गया था। तो 93 सदस्य जो है देशी रियासतों से थे। देशी रियासतों से सदस्य कैसे आए थे? वो आने का तरीका था कि एक कमेटी बनाई गई थी। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संवैधानिक सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? दादा, जो संविधान सभा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला सवाल हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के टेम्परेरी चेयरमैन, फिर हम देखते हैं स्थायी अध्यक्ष, फिर हम देखते हैं संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, और हम देखते हैं कि संविधान का सभा का उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में उम्र में सबसे बड़े आदमी यही थे। यह समस्या फ्रांस में भी आई थी, तो हमने फ्रांस की पद्धति से पहले इस बात को हम सीख चुके थे। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं भैया। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? श्री BN राव थे। बेनेगल नरसिंह राव हैं। जो BN राव हैं, इन्होंने ही संविधान का सबसे पहला मसौदा तैयार किया था। क्या किया था? यही माने जाते हैं संविधान का सबसे पहला मसौदा इन्होंने ही दिया था जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी। संविधान का मसौदा इन्होंने तैयार किया था। मसौदा, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे भैया। HC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। इन बातों को याद रखिएगा। तो डॉक्टर BR अंबेडकर कौन है? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भैया इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनको आधुनिक मनु कहा गया है। इन्हें संविधान का निर्माता कहा गया है। क्या कहा गया है? कि ये संविधान के निर्माता हैं। संविधान के निर्माता हैं ये। तो कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, बड़े फेमस वकील थे उस जमाने के। ही वॉज ए प्रोमिनेंट, है ना, प्रोमिनेंट लॉयर एट दैट टाइम। ये बड़े फेमस वकील हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि ये कौन सी तारीख है? तो ये घटना 9 दिसंबर 1946 की है। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की क्या होती है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो 9 दिसंबर में संविधान सभा की पहली बैठक हुई है, ये दिल्ली में हुई थी। इसमें हुई है दिल्ली में। ये 11 दिसंबर 1946 की घटना है। 1946 को ये हुआ है। बात क्लियर हुई है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। 100% आपको सब चीज प्रोवाइड होंगी। तो इन सब ऑप्शंस को आप याद रखिएगा, इनको डिकोड करके चलना है। इंपॉर्टेंट है ये बातें। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? बने थे या बनी थी? तो चारों महिलाएं हैं। देखिए, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। अगर हम देखें कि संविधान सभा में महिला कितनी थी? महिला थी भैया 15। और संविधान पर हस्ताक्षर कितनी महिलाओं के हैं जानते हैं? 8 महिलाओं के। संविधान पर हस्ताक्षर 8 महिलाओं के हैं। संविधान पर अगर हम हस्ताक्षर देखें तो वो 8 महिलाओं के हैं। किनके हैं? 8 महिलाओं के। सवाल यह है कि कौन 1946 में हुए इलेक्शन में मद्रास से थी? अम्मू स्वामीनाथन। देखिए, बेगम एजाज रसूल के बारे में देख लीजिए। ये अवध से हैं। क्या से थी? ये अवध से हैं। और ये एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। क्या थी जी? एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य हैं संविधान सभा में। क्लियर हो गई है बात? 15 महिला थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन है जो संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपकार था? देखिए, असल में जो संविधान है वो लिखने से थोड़ी बन रहा था। संविधान हमारा लिखा जा रहा था, लिखने की एक शैली थी। अब ऐसा नहीं है ना कि किसी भी कह दिया कि अरे भाई साहब आप लिख देना जरा, जो बोल रहे हैं ये डॉक्टर अंबेडकर जी, अब पता चला मात्रा वात्रा सब गलत चढ़ा दी। संविधान को भैया इंग्लिश में लिखने वाले शख्स, इंग्लिश में लिखा गया था, स्टाइल थी इटैलिक, और लिखने वाले थे प्रेम बिहारी रायजादा। कौन थे जी? प्रेम बिहारी रायजादा हैं। प्रेम बिहारी रायजादा। और हिंदी में इसके प्रारूपकार हैं। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद थे। कौन थे? बसंत कृष्ण वैद। ठीक है जी, कौन है साहब? बसंत कृष्ण वैद है।
में कौन थे भैया? हिंदी में थे बसंत कृष्ण वैद। बसंत कृष्ण वैद है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह बताइए कि संविधान की पर चित्रकारी भी की गई है, संविधान पर पेंटिंग किसने की है? इस पर पेंटिंग करने वाले थे नंदलाल बोस। पेंटिंग किन्होंने की है? पेंटिंग करने वाली शख्सियत नंदलाल बोस हैं। और आजकल जिस तरीके के सवाल ट्रेंडिंग हैं, जिस तरीके के सवाल ट्रेंडिंग हैं, याद रखना कि नंदलाल बोस शांति निकेतन के विद्यार्थी रहे हैं। और वही शांति निकेतन जो अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा कि जो संविधान है इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। क्या था? हाथी था। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, 64 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा, यह संख्या अप्रॉक्स में है, इसमें है अप्रॉक्स में। तो कौन थे? मिस्टर बसंत कृष्ण वैद है। कौन थे? बसंत कृष्ण वैद वो शख्सियत है। देखिए, देश के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, भाईचारा को हम बंधुत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधुत्व भी कहते हैं। सवाल यह है कि नारे की प्रतिध्वनि भारत में संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है, ये कहां से लिया गया है ना? ध्यान देना, भारत के संविधान पर 3 क्रांतियों का प्रभाव है। भारत के संविधान पर भैया 3 क्रांतियों का प्रभाव मौजूद है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान पर कितनी क्रांतियों का प्रभाव है। पहला प्रभाव जिस क्रांति का है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा तो हम पढ़ने के दृष्टिकोण से रखें, बाकी सबका बराबर ही प्रभाव था। एक क्रांति है फ्रांसीसी क्रांति, जिससे लिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता। एक है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन से क्या लिया गया है? आर्थिक न्याय। नमस्ते भैया जी। सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये रूस की क्रांति है। ये जो न्याय का कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? न्याय का। एक है अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन से लिया गया है व्यक्ति की स्वतंत्रता, बल्कि व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति की गरिमा। वैसे तुम में से बहुत कम लोग हैं जो मुझे इन क्रांतियों के नारा बता दें। इन क्रांतियों का नारा बता दे, ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे मुझे, बिरला ही मिल सकते हैं, है ना? बिरला ही मिलेंगे जो इन लोगों का मुझे बता दें इनके नारा के बारे में, इनके क्या क्या नारे लगे थे। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? देखिए, संविधान की 3 सूचियां हैं। अगर हम संविधान में देखें तो 3 सूची हैं, 1, 2 और 3। एक है राज्य सूची, पहले संघ लिखो, राज्य क्यों लिखो। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती। राज्य सूची दैट इज सेंट्रल लिस्ट, वो सारे मामले जिस पर केंद्र कानून बना सकता है। स्टेट, वो सारे मामले जिस पर राज्य कानून बनाएगा। फिर हो जाती है कॉन्करेंट लिस्ट, है ना? आपको ये समझ लो कि ये सब सारी जानकारी 7वीं अनुसूची में है। किसमें दी गई है?
ये सभी की सभी जानकारी आपकी 7वीं अनुसूची में है। इसमें जिक्र है, ये 7वीं अनुसूची में जानकारी है। और रही बात अनुसूचियों की, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 थी। मूल संविधान में 8 थी। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12। मूल रूप से कितनी थी? 8 थी। चलो अनुसूचियों की बात है। तो अब सवाल यह है कि समवर्ती सूची जो है वो कहां से ली गई है। सवाल यह निकल रहा है। इसकी विचारधारा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो सवाल अब यह भी निकल कर आता है कि जब ये बता दिया तो और क्या क्या लिया, सारी बात बता दो। फिर भाई बात तो जायज है, गुरुजी कुछ मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? यहां से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, व्यापार की स्वतंत्रता, और यहां से लिया गया है जो ज्वाइंट मीटिंग का, ज्वाइंट सेशन का जो प्रावधान है। ठीक है, यहां से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से है। यहां से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। यहां से व्यापार की स्वतंत्रता की बात ली गई। व्यापार की स्वतंत्रता यहीं से है। यहीं से लिया गया है संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक। जिस तरीके से एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है, हम एक बात पे तो पहुंच गए। ज्वाइंट सेशन वो ये कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो फिर उसको पूरी शिद्दत से पढ़ें। फिर आपकी किस्मत है कि उसमें सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा। पेपर में ऐसा लगता है कि पढ़ा तो है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं पता हमें, यानी कि हमने सब ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। और जब तुम ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो तुम्हें दिक्कत आनी है। अनुच्छेद 108 में दी है, होती है, 108 के तहत होती है। लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं भैया। लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता। मेरे प्यारे साथियों, बात आपको समझ में आ गई। यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई बात है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? कुछ बातें हैं, याद रखिए। आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को यहीं से लिया गया है, जो संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और क्या लिया गया है ना? और क्या है भैया? यहां से इलेक्टोरल कॉलेज लिया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डालेंगे, यह प्रावधान यहीं से है ना? क्या लिया गया है जी? इलेक्टोरल कॉलेज की भी कौन कौन लोग वोट डालेंगे, उसको हिंदी में निर्वाचक मंडल कहते हैं, दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होता है, 12 मेंबर्स का क्या होता है? नॉमिनेशन, वो सब यहीं से लिया गया है। जो क्या होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सारे प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल के उपबंध हैं। आपातकाल के उपबंध यहीं से लिए गए हैं भैया। आपातकाल के उपबंध, द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी, द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है,
चलो, उम्मीद करता हूं पूरा ऑप्शन डिकोड हो गए ये सारे। संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः कहां से लिया गया है? हम पर अंग्रेजों का ही शासन था, तो हमने सबसे ज्यादा ब्रिटेन से ही ये सब चीजें ली हैं। हमारे देश का बहुत सारा राजनीतिक हिस्सा जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसे क्या क्या लिया गया है तो इस पर जानकारी होनी चाहिए। द्विसदनात्मक व्यवस्था ली है हमने, द्विसदनात्मक व्यवस्था है ना, जो आज लोकसभा राज्यसभा है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द बाइकैमरल सिस्टम, यही तो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। बाइकैमरल सिस्टम यहां से लिया है। क्या लिया है? द्विसदनात्मक व्यवस्था। हिंदी भी लिखी, मैं लिखता हूं, वैसे लिखता हूं, लेकिन मैं भाषा कोई भी लिखूं उसमें बोलता जरूर हूं मैं, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था ली है। एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। और क्या है कि न्याय के जो विधि का शासन, विधि का शासन यहीं से लिया है। विधि का शासन, दैट इज रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। प्रधानमंत्री का पद, हमारी संसदीय प्रणाली जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म, और जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो जिस जगह पर है ना, उस जगह का नाम वेस्टमिंस्टर है। तो इसलिए लोग ये भी कह देते हैं कि भारत का जो, भारत की संसद है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। लोग ये भी कह देते हैं कि जो भारत की संसद है किस मॉडल पर आधारित है? भारत की संसद वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित। इट इज बेस्ड ऑन द वेस्टमिंस्टर मॉडल, इस पर आधारित है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति पर महाअभियोग, महाअभियोग, मौलिक अधिकार जिन्हें हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, फंडामेंटल राइट, व्यक्ति की गरिमा, द डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति की गरिमा, ये सब दिया है। कॉन्सेप्ट यहीं से लिए गए। तो ये ब्रिटिश संविधान से है, आयरिश संविधान से मैंने पहले बता दिया है, ऑस्ट्रेलिया संविधान से मैंने पहले बता दिया है पिछले वाले क्वेश्चन पे। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका। संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल की प्रणाली और आपातकाल की शक्तियां भारत के संविधान की ये विशेषता है। देखिए, भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें 1935 के अधिनियम से आई हैं, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये जो हमने कहा ना कि ये आयरलैंड से लिया है, ये अमेरिका से लिया, ये सब वहां पर 1935 के अधिनियम में लिए थे, वहां से फिर हमने कॉपी कर ली। लोग हम ये कहते हैं कि भैया ये अमेरिका से है। ये भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहलाता है। भारत के संविधान का क्या कहलाता है? ये भैया भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहलाता है। गेटिंग माय पॉइंट? एक नागरिकता है तो दो नागरिकता नहीं, दो नागरिकता होती है, अमेरिका में होती हैं दो नागरिकता, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमारे यहाँ नागरिक जो हैं केवल क्या होते हैं? हमारे यहाँ नागरिक केवल भारत के नागरिक होते हैं, ठीक है। भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है ना। इसमें 321 अनुच्छेद थे। यही था जिसमें भारत को संघ बनाने की बात कही गई थी, संघीय न्यायालय की बात कही गई थी,
संघ बनाओ, संघीय न्यायालय बनाओ। और इसी में एक प्रावधान किया गया था कि जब संघ होगा तो संघ लोक सेवा आयोग भी होना चाहिए। क्या होगा? संघ लोक सेवा आयोग भी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ये 321 इसमें अनुच्छेद थे, सबसे बड़ा विस्तृत दस्तावेज था ये। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? बताइए, प्रस्तावना क्या है? 13 दिसंबर 1946 की बात है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने एक आइडिया पेश करते हैं। आइडिया किस बात का? कि भारत का संविधान हमें कैसा बनाना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था। क्या पास किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मेरे मित्र, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसे हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? उद्देश्य प्रस्ताव। इसे नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। बाद में लोगों ने यह भी कहा कि यह तो संविधान सभा का आईना है। ये क्या है? ये संविधान सभा का आईना है। लोगों ने इसे संविधान सभा का आईना कहा। बाद में संविधान भी बनकर पूरा हो गया। तो अब तुम खुद सोचो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज को संविधान में कहीं तो जगह देना था। बाद में यही प्रस्तावना बना। क्या बना? बाद में यही प्रस्तावना बना है। यही बाद में प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया। इसके रूप में? प्रस्तावना के रूप में। प्रस्तावना को के.एम. मुंशी साहब ने भारत के संविधान की राजनीतिक कुंडली भी कहा है ना। एक भार्गव है जो संविधानविद है, और जस्टिस हिदायतुल्लाह तो इसे आत्मा भी कहते हैं, है ना। ये याद रखिएगा कि भार्गव एक संविधानविद हैं, भार्गव हैं, जस्टिस हिदायतुल्लाह हैं। इन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है कि ये क्या है? ये संविधान की आत्मा है। इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी जी मोहम्मद अयाद, आइए जी। संविधान की आत्मा इसको कहा है। ये दो बातें याद रखना। लेकिन एक सवाल आपसे यह पूछ सकते हैं कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भी कहते हैं, वो किसने कहा है? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। किन किन आदर्शों का पालन किया गया है? देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये कुछ स्वतंत्रताओं के बारे में बताती है, कुछ आजादी के बारे में। मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रस्तावना एकमात्र ऐसी चीज है। अच्छा, चूंकि बात चल रही है तो एक चीज और समझ लीजिए। केशवानंद भारती केस में इसे संविधान का भाग डिक्लेयर किया गया है। जो केशवानंद भारती मामला था, केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये संविधान का भाग है। 1973 का ये मामला था, और ये वही केशवानंद भारती मामला था जिसमें संविधान के मूल ढांचा को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। कुछ कह रहे हैं कि बहुत स्लो क्लास चला रहे हैं। कैसे तुम लोग प्री पास कर गए हैं? माशाअल्लाह सोच है, सुभान अल्लाह सोच है। तो उसमें आर्थिक न्याय का जिक्र केवल प्रस्तावना में है या डीपीएसपी में? तो राजकोषीय जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं है। अवसर, आर्थिक, सामाजिक, आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास, 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था की और उपासना की। ये सभी स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। प्रस्तावना के बारे में ये बात याद रखना, क्या कि जो प्रस्तावना है ना भैया, प्रस्तावना
प्रस्तावना आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार का न्याय देती है। प्रस्तावना क्या देती है? इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 प्रकार का न्याय है इसमें। 3 प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार के न्याय की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है और संविधान के भाग 20 में दी गई। और ये जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है। किसको दी गई है? संसद को, है ना। और यह भी कहा गया है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। शर्त यह है, मूल ढांचे को ना छेड़े। क्या शर्त है? मूल ढांचे को ना छेड़े। ठीक है, चलो अपने वक्तव्य बहुत ज्यादा ना देके चुपचाप पढ़ाई करें, उसमें ज्यादा बेहतरी। चलिए साहब, संविधान के भाग 20 में है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत आता है अस्पताल और औषधालय, बाट माप, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, ये सब राज्य का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये संघ सूची माने ये केंद्र सरकार का विषय होता है। किसने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारत के संविधान की राजनीतिक कुंडली, मैंने अभी बताया था, ये कन्हैया माणिक लाल मुंशी साहब ने कहा था। किन्होंने कहा था? कन्हैया माणिक लाल मुंशी साहब ने। और प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ, याद रखना, प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन से हुआ था, 1976 से हुआ है, जब अखंडता धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हो आप, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। यह पूछा गया है कि प्रस्तावना में कितनी बार अभी तक संशोधन हुआ है, तो उत्तर आपका यह होना चाहिए कि प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। कौन से शब्द जोड़े गए थे? गणतंत्र, समाजवादी, सार्वभौम, लोकतंत्र नहीं, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। इस विचारधारा को सोवियत संघ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से। भारत के संदर्भ में राज्यों के एक संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? देखिए, अगर हम देखें कि भाई जो भारत का संविधान है उसके भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 1 बात करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करता है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और है ना, और इसमें शामिल है अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। ये 4 आर्टिकल है इसमें। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इसमें शामिल हैं। जो अनुच्छेद 1 है इसको याद रखिएगा, यह कहता है कि भारत दैट इज इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत दैट इज इंडिया क्या होगा? राज्यों का एक संघ होना है।
भारत दैट इज इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा। एक बात और याद रखना कि राज्यों का एक संघ होगा, इसका अर्थ यह भी है कि जो भारत का जो संघ है वो किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी कि हमारे संघ में जो एक बार आ गया उसको जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि तुमसे कोई समझौता नहीं किया है हमने, तुम्हें विलय करा अपने देश के अंदर। भारत का जो संघ है किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। कोई एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है ना। तो भारत का संघ एक मजबूत संघ है, हमने किसी से समझौता नहीं किया है इस मामले में, हमने तो एनेक्सेशन पर साइन करवाया है। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था। संघीय समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। ये मैंने पहले बता दिया, कोई हमने समझौता थोड़ी किया है, तो सही स्टेटमेंट है। विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य की शक्तियां बताई गई हैं। 7वीं अनुसूची में जिक्र है कि केंद्र कहां है, राज्य कहां है, समवर्ती कहां है। भारतीय संघ और इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों का एक समझौते का परिणाम था। अच्छा, भारत में जो राज्य है ना उन्हें हमने आजाद थोड़ी बनाया है। भाई तुम्हारा शासन ठीक से, ये स्टेटमेंट गलत है। हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है, हमने विलय किया था। क्या किया था? हमने किया था जी विलय। तो विलय का परिणाम था, समझौते का नहीं। भारत के संविधान के कौन से वो अनुच्छेद है जो नागरिकता के संबंध में प्रावधान करते हैं? संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारत में नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। और याद रखिएगा भारत में एकल नागरिकता है। साथ में जो संविधान का अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11 से संसद को नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति है। संसद को नागरिकता के संदर्भ में भैया कानून बनाने की शक्ति है। कानून बनाने की शक्ति है। नागरिकता के संदर्भ में सुप्रीम पावर अनुच्छेद 11 से है और वो संसद किसी को भी कानून बनाकर आपसे आपकी नागरिकता दे भी सकती है और छीन भी सकती है ना। नागरिकता छीन भी सकती है, नागरिकता दे भी सकती है। कौन सा भारत के संविधान में उल्लेखित एक अधिकार नहीं है? सही बात है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, 12 से 35 तक हैं, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। अगर मौलिक अधिकार नहीं मिला तो कोर्ट ले जाओगे सरकार को खींच के। न्यायालय के द्वारा एनफोर्सेबल है। परिवर्तनीय का अर्थ होता दीज आर द एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। एनफोर्सेबल है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चूंकि ये एनफोर्सेबल हैं, अनुच्छेद 32 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक है। आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? रक्षक है। आइए, तो ये बात सच है कि 12 से 35 तक है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, सरकारों को कुछ करने से रोकते हैं, नेगेटिव नेचर के हैं। स्वतंत्रता के अधिकार बिल्कुल मिले हैं। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 हमें स्वतंत्रता का ही अधिकार देते हैं। मतदान देने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल है। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है, 26 में है भैया, 27 में है और 28 में है। किस में है? 28 में।
अब समानता के अधिकार आर्टिकल 14 में है, 15 में, 16, 17 और 18। और मूल रूप से हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अभी मौलिक अधिकारों की संख्या जो हमारे संविधान में है वो 6 है। संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया ना 44वें संविधान संशोधन से, तो इसमें से कौन सा गलत हो गया? मतदान का अधिकार। कौन सा अधिकार? मतदान का अधिकार मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। अनुच्छेद 17 देखिए, 17 मौलिक अधिकारों में 17 बिल्कुल सही बात नहीं है, सॉरी, ये उपाधियों का अंत नहीं करता है ना भाई। ये क्या करता है? अनुच्छेद 18 करता है उपाधियों का अंत। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल है। 14 नहीं, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 करता है। अनुच्छेद 17, यह भी याद रखिएगा, संविधान में अस्पृश्यता की कोई परिभाषा नहीं है। संविधान में अस्पृश्यता की कोई भी परिभाषा नहीं है। अनुच्छेद 15 शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में है और अनुच्छेद 24 में है। 23 कहता है कि बेगार नहीं करवा सकते आप किसी से, आप मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते, यानी कि इंसान की खरीद फरोख्त नहीं होगी, आप किसी से बलात् श्रम नहीं करवा सकते। इन सब चीजों की मनाही है। जब हम 24 की बात करते हैं तो यह कहता है कि 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं, जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, उनसे खतरनाक जगहों पर आप काम नहीं करवा सकते। अब खतरनाक स्थान कौन से हैं? कौन से होते हैं खतरनाक स्थान बच्चों के लिए? जहां बच्चों के दिमाग और शरीर पर नेगेटिव फर्क पड़े, एक प्रकार से उनका बचपन ही खत्म हो जाए, तो उसे खतरनाक स्थान माना जाएगा। आप खतरनाक स्थान पर काम नहीं करवा सकते। खतरनाक स्थान पर आप कार्य नहीं करा सकते हैं। ये 24 में लिखा है, 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनको। तो ये शोषण के विरुद्ध है। अनुच्छेद 19, यह बात सही है कि 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में हमें भैया 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। छह प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और याद रखना कि इसी में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी का भाग है। इसमें ही प्रेस का अधिकार शामिल है, इसमें ही प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। वाक व अभिव्यक्ति का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 19 से मिला है, इसी में शामिल है द लिबर्टी ऑफ प्रेस। तो ये सही पूछ रहा होगा, बाकी तो सारी गलत है। तो ये अनुच्छेद 19 है, ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 4 स्टेटमेंट हैं, एक असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। ये राज्य के ऊपर हावी हैं, ये वाद योग्य हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। आपातकाल के दौरान 20 व 21 को नहीं, उल्टा बता दिया, 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसे छोड़कर सभी निलंबित किए जा सकते हैं। इन्हें छोड़कर सभी निलंबित किए जा सकते हैं। इन्हें छोड़कर सभी निलंबित किए जा सकते हैं। इन्हें छोड़ दो आप, बाकी सारे सस्पेंड हो सकते। ठीक है। 20 में लिखा है 2 सिद्धि से संरक्षण और 21 है जीने की आजादी। किसकी आजादी? जीने की आजादी। 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक प्रावधान है तो स्वतंत्रता के अधिकारों में नहीं आता है? बोलने की स्वतंत्रता बिल्कुल है, 19 में दी गई है ना। सशस्त्र सभा में अखिल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। अपराधों के 2 सिद्धि से संरक्षण है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप
कोई भी सभा में नहीं जा सकते। अगर आपके पास नहीं कर सकते, ये राइट नहीं है, ठीक है, ये राइट नहीं है। स्वतंत्रता का सशस्त्र सभा के लिए अपराध, बिल्कुल सही बात है, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण भी स्वतंत्रता के अधिकारों में आता है। और बोलने की स्वतंत्र संबंध कुछ अधिकारों की सुरक्षा है, ठीक है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो संविधान के अनुच्छेद 21 से मिलती है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 21 में है। इसका एग्जैक्ट मतलब है प्राण और दैहिक आजादी। प्राण और दैहिक आजादी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसी का इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है। और इसमें फिर बहुत सारे अधिकार हैं। इसी में 21A है। 21A, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, फ्री एजुकेशन है, प्राइमरी लेवल पर है, प्राथमिक स्तर पर। बिना शिक्षा के तो आप किसी को कोई भी अधिकार दे दो, फिर क्या मतलब है? बिना शिक्षा के कोई भी अधिकार ले लो, कोई लेना देना नहीं है किसी बात का। तो याद रखिएगा कि जो ये है 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन है। वर्ष 2002 में हुआ था। अच्छा, इसी को बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। इसे क्या नाम दिया गया? इस अधिकार को, इसे शिक्षा का अधिकार नाम दिया गया है। इसे ही दिया गया है शिक्षा का अधिकार नाम। क्या नाम दिया गया है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि असत्य है, बाकी 3 है, 4 है, 3 सत्य है, बाकी असत्य है। ये भौतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, सही बात है। ये छुआछूत मानने के लिए आइडियल है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, ये तो छुआछूत को रोकते हैं, ये तो छुआछूत को बैन करते हैं। क्यों जी? ये क्या करते हैं? ये अनटचेबिलिटी को बैन करते हैं और अनुच्छेद 17 से है। और मैंने ये भी बताया कि अनुच्छेद 17 में हमारे संविधान में अनटचेबिलिटी की कोई परिभाषा नहीं है भैया, अनटचेबिलिटी की परिभाषा नहीं है। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या था? आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना? नहीं, इसका जिक्र डीपीएसपी में है। कल्याणकारी राज्य, ये डीपीएसपी का उद्देश्य। अगर आपसे कोई पूछ ले कि संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि आपको ये हो कि लोक कल्याणकारी राज्य बन जाए। ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य है कि सरकार किसी भी प्रकार से तानाशाह ना हो जाए, उसको ये रोकते हैं। सरकार का जो तानाशाही नेचर है उसको रोकते हैं। संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? किसी विशेष धर्म का, भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम किसी विशेष धर्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? ये तो चांस ही नहीं है। अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना, ये है, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। ये अनुच्छेद 29 में है और 30 में है भैया। ये याद रखिएगा, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की कोई परिभाषा नहीं है ना। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की, अल्पसंख्यक शब्द की
कोई भी परिभाषा नहीं है। संविधान नहीं बताता कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं, फिर भी 29-30 में जिक्र है इस बात का कि वो अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करें, और 30 में कहा गया है कि वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, भाई शिक्षा एक बहुत बड़ा रास्ता होता है इन सबको बताने का, अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं? अपने शिक्षण संस्थान, और उनका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ये उनको राइट मिला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र है जो किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने का, असल में आर्टिकल 32 रिट जारी करने की शक्ति देता है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भैया रिट जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने की ताकत है, जिसमें से 4 आपके ऑप्शन में दी हुई है। 4 आपके ऑप्शन में है। नोट करके लिखना कि हाई कोर्ट को भी शक्ति है। हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 से रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट की जो शक्ति है वो रिट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, क्योंकि हाई कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि मौलिक अधिकार ही नहीं, अन्य मामलों पर भी रिट जारी कर सकते हो। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट किसी लोक अधिकारी से यह कहता है कि भाई साहब अपने अधिकारों का, सही कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हो, घर भेज दें। निषेध कब होती है? जब अधीनस्थ न्यायालय, ये तब होता है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जा रहा है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जा रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदी को जिसे बनाया गया उस सशरीर पेश करो के अंदर क्या कीजिए आप, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको सशरीर पेश करो। ऐसा नहीं मार के ला दिया, लो जी पेश कर दिया, उसे सशरीर पेश करो मजिस्ट्रेट के सामने। जो फिर मजिस्ट्रेट देखेगा कि तुम्हारी बंदी बनाया गया आदमी लीगली है या इलीगल, कि तुमने बंदी इसको लीगली बनाया या इलीगली। अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठ जाए, किसी ऐसे पद पर बैठे, ऐसे पद पर बैठे जिसका वो अधिकारी नहीं है, जिसका वह अधिकारी नहीं है। जिसका वह अधिकारी नहीं है, ठीक है, तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह सभी नागरिकों को क्षेत्र में घूमने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, भारत में कहीं भी घूमो। शांतिपूर्वक बिना हथियार इकट्ठा होने का अधिकार है, यूनियन बनाने का अधिकार है सभी नागरिकों को। ये क्या पूछना चाह रहा है भाई? अरे उल्टा दे, देखो सभी नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। भाई तुम्हें कोई भी आजादी भारत में घूमने की तो मिल सकती है, तुम्हें कोई भी आजादी भारत में घूमने की मिल सकती है, तुम्हें भारत में घूमने की स्वतंत्रता कौन दे देगा? तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इसमें भी याद रखना, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसमें भैया 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसमें भी 7 ही थी, 44वें संविधान संशोधन से हटा दी गई है। किससे हटाई है? 44वें संविधान संशोधन। हाँ, ए सही है।
डीपीएसपी का मुख्य स्रोत क्या है? डीपीएसपी का मुख्य स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। भले ही ये आयरलैंड से लिए गए, लेकिन आयरलैंड से पहले इनको यहां लाया गया था, क्योंकि भारत के संविधान का 2/3 हिस्सा यहीं से, तो वो फिर संविधान में शिफ्ट हो गए। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कथन है जो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही है? ये नकारात्मक प्रवृत्ति के होते नहीं, असल में फंडामेंटल राइट होते हैं नेगेटिव नेचर के। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि अगर बेचारी सरकार जब कोई कानून बनाती है वो इन बातों का पहले ध्यान रखती है कि कोई भी गड़बड़ ऐसी मत कर देना जिसके तहत किसी का मौलिक अधिकार उल्लंघन हो जाए, वरना सुप्रीम कोर्ट पकड़ लेगा। तो वो डर पैदा करते हैं सरकार में, ताकि राजनीतिक डेमोक्रेसी बनी रहे। इन पर नैतिक और इन पर यह प्रतिबंध है। जो 36 से 51 बातें लिखी हैं, अगर कोई भी सरकार उसको लाएगी, लागू करेगी, अगर 36 से 51 वाली बातों को 36 से 51 वाली बातों को लागू करेगी, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, किसकी स्थापना होगी? लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनेगा। क्या बनेगा? वेलफेयर स्टेट बनेगा। क्या बनेगा जी? वेलफेयर स्टेट। ये अमीरों के कल्याण नहीं, ऐसी कोई प्रावधान हमारे संविधान में अमीर को कल्याण को क्यों बढ़ावा देंगे? ये सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जायज बात है। तो बी और डी इसमें ठीक है, यही है राइट क्वेश्चन। बी और डी इसमें है। एक्स और वाई एक रेस्टोरेंट में मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है, असमान वेतन मिल रहा है। अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल वेजेस फॉर द इक्वल वर्क। संविधान के अनुच्छेद 39 का प्रावधान है कि इक्वल वेजेस मिलेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, संविधान और उसके आदर्शों का पालन करना, राष्ट्रीय संघ। ये सब जो लिख रहे हो ना, ये देखो, ये एक, ये सी, ये डी, ये मौलिक कर्तव्य है। ये मौलिक कर्तव्य है। ये सभी क्या है? दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, किसी के साथ अन्याय ना होने देना, लोक कल्याण होना, ये सारी की सारी बातें अगर कहीं लिखी हैं तो वो डीपीएसपी में लिखी हैं। कहां लिखी है? डीपीएसपी में। वो बाकी के सभी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करें। देखो भैया, मैं आपको कुछ बताऊं। संविधान का एक भाग है, भाग 4A। संविधान का भाग एक 4A है और इसी में है अनुच्छेद 51A, जिसका संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। किससे है भैया? मौलिक कर्तव्यों से इसका संबंध है। और ये मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ से। और भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन से इनको शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन से इन्हें शामिल किया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन से इन्हें शामिल किया गया है ना। मौलिक रूप से इनकी संख्या 8 थी, बाद शामिल 10 हुए, वर्तमान में 11 हैं। तो ये उन्हीं में से एक फंडामेंटल ड्यूटी ये भी है कि ये ड्यूटी होगी कि जो क्या करे, ये क्या करे, ये व्यक्ति जो है एक ऐसा विजन बनाए जो वैज्ञानिक हो, है ना, रूढ़िवादी बातें ना करे। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1976 के
42वें संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान के कुछ नहीं जोड़ा गया था, ऐसा कुछ नहीं। 2002 के 86 में 6 नहीं जोड़े गए थे। 42 संविधान संशोधन से 2-3 जोड़े गए थे, 6 नहीं थे, संख्या में 6 नहीं है। 86वां संविधान संशोधन से आपको अनुच्छेद 45 के स्थान पर नया अनुच्छेद प्रस्तावित को प्राथमिक शिक्षा के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। यह बात सही है, केवल बी ठीक है, इसमें केवल बी इसमें करेक्ट आंसर है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है? अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य संबंधित है, जिनकी संख्या वर्तमान में 11 है। इनकी कुल संख्या 11 है, राइट बात है। 43 में नहीं, 42 में संविधान संशोधन से शामिल किया गया था। संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया, सही बात है। सही है। अब मैं आपको ये बता दूं कि लोगों को लगता है कि ये स्टेटमेंट में सवाल आया है, रॉकेट विज्ञान आया होगा, ऐसा नहीं होता है बाबू, सब वही सवाल हैं घूम फिर के। हाँ, मैं ये समझता जरूर हूं कि मैं कल पेपर मैंने देखे काफी सारे, तो बड़ा बेतरतीब तरीके से ये पेपर को सेट कर रहे हैं। ये तो मैं भी मानता हूं कि बड़ा अननेचुरल तरीका है इनका पेपर सेट करने का, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे? संविधान का अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। भारत के राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक मुखिया हैं। ये संवैधानिक मुखिया हैं, भारत के संवैधानिक मुखिया हैं ये। भैया ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता है, बड़ी बेसिक बातें हैं। प्रथम नागरिक हैं, जो सेना है उनके सर्वोच्च कमांडर होते हैं, क्षमादान की शक्ति में ये मृत्युदंड तक माफ कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 52 में है। और अनुच्छेद 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति को होना ही होगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति नहीं है तो प्रधानमंत्री कह रहे चलो नहीं है 2-4 महीने वैसे ही काम चलाओ, नहीं। ये संसद के अभिन्न अंग हैं, संसद के अंग के रूप में ये भी हैं, ये संसद के अंग हैं। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, तो संसद के अभिन्न अंग है। संसद पूरी नहीं मानी जाएगी, और जब संसद पूरी नहीं होती तो कोई भी कानून नहीं माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने संबंधित एक प्रक्रिया है जिसे महाभियोग कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति ऐसे नहीं कहा जाता कि जाइए डिसमिस, उस प्रक्रिया को महाअभियोग कहा जाता है। इम्पीचमेंट अमेरिका से लिया है। यह संसद के हाउस में शुरू होती है। इसका आधार यह होता है जब राष्ट्रपति को इसका आधार क्या है? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर दिए। जब राष्ट्रपति क्या कर दे भैया? संविधान का उल्लंघन कर दे। जब राष्ट्रपति संविधान का क्या कर दे? उल्लंघन कर दे, तब महाअभियोग की प्रक्रिया चलती है। अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र है, अमेरिका से ली गई है। यह संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसका नोटिस देना होगा। महाभियोग के जो आरोप है, महाभियोग के जो आरोप हैं, उस सदन के 1/3 नहीं 2/3 से पास होना चाहिए। याद रखना कि जिस हाउस में राष्ट्रपति पर आरोप लगाकर 2/3 बहुमत से उसको पास कर देते हैं, जब वो प्रस्ताव दूसरे हाउस में पहुंचता है वहां उसकी जांच होती है। क्या होती है जी? वहीं उसकी जांच होती है। 30 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, नहीं 14 दिन के नोटिस का प्रावधान है। कितने दिन का प्रावधान है? 14 दिन के नोटिस का प्रावधान है। उस सदन की कुल बिल्कुल 2/3 से पास होना चाहिए। तो ना तो बी ठीक है ना सी ठीक है, ठीक है तो ए और डी। ए और डी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा भाई बच्चों। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम राज्यसभा के सदस्यों में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? मैंने बताया है कि यह प्रथा आयरलैंड से ली गई है। क्या से ली गई है? यह प्रथा आयरलैंड से ली गई और 12 सदस्यों का मनोनयन किया कर सकते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 सदस्य हो सकते हैं जो कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्रों से होते हैं। कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों से ये होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद अगर हो जाए तो याचिका कहां दायर हो सकती है? पहले तो आप ये समझो कि अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई गड़बड़ हुई है
तो याचिका वही डाल सकता है जो आदमी इलेक्शन लड़ा है राष्ट्रपति का। अब ये नहीं है कि मैं जाऊं और बोलूं कि भाई साहब राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन ठीक नहीं, मैं नहीं डाल सकता। जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कैंडिडेट रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होता है। इसमें एक चीज और याद रखनी है कि मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने को कुछ बात समझ में आ गई, उसने कहा कि भाई देखो हाँ हमें लग रहा है कि इलेक्शन में फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, तो हम इस इलेक्शन को कैंसिल घोषित करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ऐसे में राष्ट्रपति ने जो काम किए होंगे वो संवैधानिक ही होंगे। ऐसा नहीं है कि देख लो गलत आदमी आए थे चुन के ऐसे ऐसे काम कर गए, ये सब काम गलत है, नहीं, वो काम संवैधानिक ही माने जाते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेखन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। देखिए संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है इसे अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एक पॉइंट और याद रखेंगे, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये राज्यसभा के पदेन क्या होते हैं? सभापति। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं अमेरिका से लिया गया ये पद है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 63 में है। किसमें? 63 में। इस्तीफा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें उपराष्ट्रपति को, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति की एक ड्यूटी बनती है कि वो इसकी सूचना तत्काल लोकसभा के अध्यक्ष को दे। किसको दे? तत्काल लोकसभा के अध्यक्ष को दे इसकी सूचना। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी पात्रता है? नॉट नेसेसरी, इनमें से जो आवश्यक नहीं है। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का योग्य होना चाहिए, जायज बात है, जैसे कि राष्ट्रपति को लोकसभा के केस में होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह केंद्र या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। यह भी सही है। नहीं, उम्र 40 नहीं है, उम्र 35 है। ऊपर वाले तीनों सही हैं, नीचे वाला ही गलत है। लाभ का पद मतलब एक प्रकार से आप किसी नौकरी पे ना हो, है ना, लाभ का पद। द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संविधान में कोई परिभाषा नहीं है। अनुच्छेद 76 किस बारे में बात करता है? भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करते हैं। ये जो शख्स हैं भारत के महान्यायवादी, ये संसद की कार्रवाई में, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की कार्रवाई में बैठ सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, एक प्रकार से ये सरकार के वकील हैं, ये याद रखिए, ये सरकार के वकील हैं भैया, ये सरकार के वकील हैं दादा। वेंकट रमणी जो हैं इस समय हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, लेकिन ये मत नहीं दे सकते। ये दोनों हाउसेस में बैठ सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते। ठीक है, कोर्ट तो इन्हीं से पूछेगा ना। कोर्ट क्या करेगा? इन्हीं से पूछेगा। भाई मंत्रियों को क्या जानकारी है? उन्हें क्या पता कि कानून क्या? कानून इनको पता है, कोर्ट कानून से चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? भारत के महान्यायवादी का मुख्य कर्तव्य यही है कि वो कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह दे, क्योंकि ये सरकार का वकील है। ये किसका वकील है? सरकार का वकील है। और सरकार के कानूनी पक्ष जो हैं, सरकार के कानूनी पक्ष क्या करता है? ये सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट में जाकर रखता है। एक स्थायी समिति संसद के निम्नलिखित में से किनसे मिलकर बनती है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सदस्य होते हैं अगर कोई परमानेंट कमेटी है ना। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सदस्य होते हैं अगर कोई स्थायी समिति बनी हुई है तो। इसके ऑप्शन कहां गए यार? मिसप्रिंट हो गया क्या? मिसप्रिंट हो गया। पर तुम याद रखो, कोई संसद की अगर कोई परमानेंट कमेटी है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य होते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी? मैंने अभी बताया है,
द्विसदनात्मक व्यवस्था का अर्थ होता है बाइकैमरल सिस्टम, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा जी, कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। पता है आपको, जो हमारी भारत की लोकसभा है वही ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जो हमारे यहाँ की राज्यसभा है वही ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। ये आर्टिकल 79 में इस प्रावधान को किया गया है। इसको किया गया है 79 में इस प्रावधान को किया गया है। संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम संख्या, देखो जो लोकसभा है जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं, लोकसभा में कुल सदस्य हो सकते हैं 552। 552 ध्यान रखना, 530 प्लस 20 प्लस 2, ये है आंकड़ा। सुनना मेरी बात, 530 प्लस 20 प्लस 2, इस तरीके से आंकड़ा है। ये संघ से होंगे भैया, ये संघ शासित प्रदेशों से होंगे, संघ शासित प्रदेशों से। और 2 कहां से होंगे? 2 एंग्लो इंडियन से होंगे। 2 किससे होंगे जी? एंग्लो इंडियन से। याद रखना कि यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है। अब भारत की संसद में कोई एंग्लो इंडियन नहीं होगा, मतलब नॉमिनेट नहीं होगा। ये नॉमिनेट होते थे राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन इलेक्शन लड़े, खुशी से लड़े, लड़के आए, हमें क्या दिक्कत है। संशोधन से जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन था अब नहीं होता। एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन अब नहीं होता है, समझे? एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन अब नहीं होता है भैया। बोलिए भाई, पहले 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति ला सकते थे, लेकिन अब नहीं ला सकते, ऐसा कोई प्रावधान ही संविधान में नहीं है। समझ गए भैया, ऐसा कोई प्रावधान अब नहीं है। तो 20 हो सकते थे संघ शासित प्रदेशों से, तो क्या किन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। 20 मेंबर हो सकते हैं, 530 प्लस 20 प्लस 42, इस तरीके से हो सकते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, भाई अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, लोकसभा कौन चलाएगा? तो वो चलाएगा जो पैनल में होगा। अध्यक्ष द्वारा एक पैनल दिया जाता है कि भाई इसमें से किसी आदमी को बिठा लेना, इसमें से किसी आदमी को बिठा लेना अगर लोकसभा नहीं है। और इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है बताइए? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है इस समय बताइए? राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को कितने दिन के भीतर या तो वापस करो अन्य पास करो। देखिए, धन विधेयक के केस में राज्यसभा की शक्ति नहीं है, लोकसभा को शक्ति ज्यादा है। जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक जो है, इसकी जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में है। इसमें है 110 में, और इसको परिभाषित करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। परिभाषित कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और इसको केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है और लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा की कोई खास शक्ति इस मामले में है नहीं। 14 दिन लास्ट है, या तो वो कुछ फेरबदल करके भेजे, ये तो पास कर दे। अब वो फेरबदल भी लोकसभा माने या ना माने, ठीक है। राज्यसभा में अब जो वित्त विधेयक है उसमें दोनों को शक्ति होती है। राज्यसभा को 312 आर्टिकल से एक शक्ति प्राप्त है। वो चाहे तो वो एक नई नौकरी बना सकती है जो ऑल इंडिया सर्विसेज की है, जैसे इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनाई है, ठीक है। इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनाई है तो नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है, ये राज्यसभा का अधिकार है।
कौन सा है जो संसद के सत्र बुलाने के लिए बात करता है? आर्टिकल 85। देखिए संसद के सत्र, संसद के सत्र कौन से हैं? संसद के सत्र, एक होता है बजट, एक होता है भैया मानसून सत्र, और एक होता है भैया शीतकालीन सत्र। कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, याद रखिए इन सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इनमें 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जब कभी ऐसा होता है कि भैया लोकसभा अब जाने वाली है तो उसके आखिरी सेशन को लोमडक सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट सत्र जो होता है ये सबसे लंबा सत्र है, ये सबसे लंबा सत्र होता है भैया, ये सबसे लंबा सत्र है। क्या है जी? सबसे लंबा सत्र। चलिए, निम्न में से क्या संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? बहुत वैसा सवाल है, टोटल आईक्यू बेस्ड और एक तंत्र। अरे भैया हमारी संसदीय प्रणाली में एक तंत्र कैसे हो जाएगा? यहाँ सब लोग मिलकर शासन चलाते हैं। हमारे यहाँ कार्यपालिका जो कानून बनाते हैं, विधायिका जो कानून लागू करवाते हैं, कार्यपालिका, उनके बीच बैलेंस है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो विधायिका होती है, जो विधायिका है भैया, उसी में से कार्यपालिका के लोग निकल कर आते हैं। कार्यपालिका, और कार्यपालिका जो है इसकी होती है एक सामूहिक जिम्मेदारी। इसकी भैया एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, और उसकी ये सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति है? विधायिका के प्रति। अब राज्य में है तो विधानसभा के प्रति है, और उसमें है तो फिर लोकसभा के प्रति है। यहां पर किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी पूरी बनती है। संकीर्ण प्रतिनिधित्व ऐसा नहीं होता है ना, ये तो देखने से ही पता चल जा रहा है। निम्न से कौन सी संसदीय सरकार की एक विशेषता नहीं है? कौन सी है जो संसदीय सरकार की एक विशेषता नहीं है भैया? संसदीय सरकार की एक विशेषता नहीं है भैया। बहुमत दल का शासन, सही बात है। हमारे यहां बहुमत दल का शासन होता है, और बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री है। बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है, बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। याद रखना, प्रधानमंत्री को स्पेशल परिभाषा थोड़ी दी गई है हमारे संविधान में। साफ कहा गया है कि जो बहुमत, संसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता है वही क्या होगा? ठीक है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता बिल्कुल होती है। राज्यसभा का विक्टर नो, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है भैया, एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। 2 तिया 6, तो 6 वर्ष इसकी अवधि होती है। यह हमेशा रहता है, इसमें लोग, ये भंग नहीं होती, इसके सदस्य रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का विक्टर नहीं होता, ये स्थायी सदन है, और ये ऊपरी हाउसेज है, ये अपर हाउस है भैया। क्या है? इट इज अपर हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट। कॉलेजियम प्रणाली, सबसे पहले तो आप कॉलेजियम प्रणाली के बारे में समझिए। देखिए कॉलेजियम प्रणाली क्या कहती है। कॉलेजियम प्रणाली एक समूह है जजों का, जो जजों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति को सिफारिश भेजता है कि इस आदमी को आप जज बना दीजिए। जो ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार है,
भारत सरकार ने इसको रोकने की कोशिश की थी, तो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, एनजेएसी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंटरफेयर है हमारे मामले में, ये हमारे ही साथ होना चाहिए। ये न्यायाधीशों की नियुक्ति व बिल्कुल सही बात है, ट्रांसफर के बारे में बताता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से बताया गया। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये भी इस प्रणाली को एक फैसले के माध्यम से, भाई एक इसमें डाउट है, 2007 में थोड़ी शुरू हुई है कॉलेजियम प्रणाली तो बहुत दिन से चलती थी, पहले ही चली हुई है। एक मिनट रुकिए, हम इसको देख लें भाई, एक सेकेंड। ये शुरू कब हुआ? हाँ, ये 1993 में शुरू हुई थी। तो इसमें एक फैसले के माध्यम से जो विकसित हुई, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, 2007 से नहीं, याद रखिएगा ये 1993 से चल रही है कॉलेजियम प्रणाली। इसका काम क्या है बताइए? इसका काम क्या है दादा बताओ? इसका काम है इस बात को देखना कि हमारे जज हम ही लाएंगे, सरकार का उसमें रोल नहीं होगा। 83 में नहीं, 93 में। कमेंट करके बताइए। भारत के संविधान का अनुच्छेद है जो ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित सभी कानून, भारत के राज्य के सभी राज्य जो देखो हमारे यहां एकल व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट प्रावधान 124 आर्टिकल से 147 में, इसके नीचे हाई कोर्ट है, इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, क्या है जी? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट है, इट इज आल्सो नोन एज रिकॉर्ड कोर्ट, आल्सो नोन एज रिकॉर्ड कोर्ट। इसे अभिलेखीय न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेखीय न्यायालय। इसका अर्थ यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो नजीर बन जाते हैं। कोर्ट ये कह सकता है कि देखो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया था और हम इसलिए ये डिसीजन हम दे दे रहे हैं। 141 से इस चीज का प्रावधान किया गया कि वो सब कोर्टों को इनके डिसीजन मानने होंगे। ठीक है, देखो उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें तुम किस आधार पर हटा सकते हो? देखिए एग्जैक्ट इंपीचमेंट तो नहीं है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटते हैं। कब? जब यह सिद्ध हो जाए, जब यह सिद्ध हो जाए कि इस आदमी ने गड़बड़ की है और अपना काम करने में असमर्थ है। सिद्ध कदाचार, सिद्ध समझते हैं? केवल आरोप से बात नहीं बनेगी, केवल आरोप से बात नहीं बनेगी। ठीक है, एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले किसके सामने शपथ लेता है? बताइए, एक राज्यपाल किसके सामने शपथ लेता है? भारत के प्रधानमंत्री के सामने नहीं। राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले हाईकोर्ट के मुख्य न्याय, देखो पहली बात तो ये राज्यपाल की नियुक्ति या मजबूत संघ, दोनों बातों पर ध्यान दीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें या सशक्त केंद्र की बात करें, सशक्त केंद्र की बात करें, ये सारे प्रावधान कनाडा से हैं। कहां से लिए हैं जी? कनाडा से। समझ गए आप? ये सब कनाडा से लिया गया। कनाडा बताता सशक्त केंद्र के बारे में। तो एक केंद्र का आदमी है और भारत के राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते। अरे मुख्यमंत्री तो राज्यपाल के सामने शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री के सामने भैया, राज्यपाल के सम्मुख जो है शपथ लेते हैं। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां कहां मौजूद हैं? देखो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 से, राष्ट्रपति को 72 से खत्म कर सकता है, और ये आर्टिकल 161 से
अनुच्छेद 161 से इनको क्षमादान की शक्ति। देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही सजायाफ्ता मुजरिम को छोड़ सकते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह बात भी ना लॉजिकल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम इलॉजिकल तरीके से छोड़ दो। हम देखेंगे। दूसरी बात ये समझिए, दोनों में एक बड़ा अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। के केस में एक बड़ा अंतर यह निकल कर आता है कि राष्ट्रपति जहां मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की यह शक्ति है कि वो सैन्य न्यायालय, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, उनको भी छूट दे सकते हैं। वो शक्ति राज्यपाल की नहीं है। तो शक्ति राज्यपाल की या जो राष्ट्रपति की है, वो शक्तियां एक दूसरे में, ये देखो कि राज्यपाल शक्ति कम है। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है। मुख्यमंत्री की स्थिति वही है जो लोकसभा में प्रधानमंत्री की है। जिस प्रकार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्यों की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह कहा गया है एसआर बॉम्बई मामले में कि राज्यपाल कभी भी अपना दिमाग का प्रयोग बहुत ज्यादा ना करें, जो दल मेजोरिटी में है उसको बुलाएं। ठीक है, और टकराव हो रहा है तो फ्लोर टेस्ट कराएं, और ये काम होता है मुख्यमंत्री का कि उस पूरी बात बताए किसको, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना वो राज्यपाल को दे। ये इनका काम होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की विधान परिषद आपको पता है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। तो लद्दाख था, JNK, आर्टिकल 370 हटाया गया। और अभी जम्मू कश्मीर एक ऐसी विधानसभा है, ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा मौजूद, इसमें क्या मौजूद है भैया, विधानसभा मौजूद है। उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से दी गई है। मैंने बताया था अभी, आर्टिकल 226 से दी गई है। किससे दी गई है, आर्टिकल 226 से दी गई है रिट जारी करने की शक्ति। भारत के वित्त आयोग, बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखो, जो वित्त आयोग होता है भैया, वित्त आयोग जो होता है, इसका जो गठन है, इसका गठन होता है केंद्र और राज्य के मध्य, राज्य के मध्य करों के बंटवारे को लेकर। और अनुच्छेद 280 से होता है। राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। और अभी जो वित्त आयोग है, अरविंद पनगड़िया उसके अध्यक्ष हैं। कौन है जी, अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। कौन है जी, अरविंद पनगड़िया उसके अध्यक्ष हैं। तो वित्त आयोग की सिफारिशों की आवश्यकता हो, वित्त आयोग से सिफारिश, अच्छा, कौन वित्त आयोग से सिफारिश करवाता है, भारत के राष्ट्रपति कराते हैं। क्या कराते हैं, वो कहते हैं कि वित्त आयोग से कि देखो भाई, केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा कैसे होगा। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। सुकुमार सेन हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे। कौन थे, हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे, अभी ज्ञानेश कुमार जी हैं। और चुनाव आयोग में सुधारकर्ता किसको कहा जाता है, वो TN सेशन साहब को कहा जाता है। भारत के संविधान में किस 61वां संविधान संशोधन था जब उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले 21 साल थी भैया, क्या करी गई है, 18 साल कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन, राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव गांधी थे। चलिए, संविधान की मूल ढांचा को प्रभावित, देखो मैंने अभी बताया था पीछे केशवानंद भारती केस में मूल ढांचा की परिभाषा दी गई है और संसद उसको छेड़छाड़ करे बिना संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, नगर पालिकाओं से संबंधित उत्पन्न, देखिए नगर पालिका क्या है, स्वशासन है। ये 74वां संविधान संशोधन, 73वां था ग्राम पंचायतों से, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित था। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित था।
बलवंत राय मेहता भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार कहे जाते हैं। और याद रखिएगा कि जो 73वां संविधान संशोधन, उससे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वें से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये ग्राम पंचायतों से संबंध है जिसमें 29 विषय हैं, और ये नगर पालिकाओं से हैं जिसमें 18 विषय हैं। क्या है जी? 18 विषय। पंचायतों का संबंध किसमें है? संविधान के भाग 9 में है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा दिया गया संवैधानिक। कौन सा? संवैधानिक। आइए साहब, सवाल है, अच्छा है, पढ़िए। न्यायिक समीक्षा होती क्या है? मान लीजिए संसद कोई ऐसा कानून बना दे जिससे तुम्हारे मौलिक अधिकारों में दिक्कत आ रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू ले सकता है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि कानून की अदालतों के पास संविधान के प्रावधानों के संबंध में विधायी और अन्य सरकारी कार्रवाई की वैधता की परीक्षण करने की शक्ति है। यह बात सच है कि जो तुम्हारा कानून है वो कितना वैध है, यह सही है। भारत अनुच्छेद 23 से नहीं, 23 से शक्ति प्राप्त नहीं होती। न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। यह बात सच है। बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ए और सी दोनों सही हैं। ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, कौन सा? ये आपका लास्ट सवाल। भारत के कौन, देखो मेरी एक बात याद रखिए, किताब से गो थ्रू हो जाना पेपर देने से, ठीक है। चलिए, भारत का संविधान कठोरता भी है और लचीला भी है। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता होती है, सबसे लंबा संविधान नहीं। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा, ठीक है। और मेरी एक सजेशन है कि किसी एक किताब से गो थ्रू जरूर हो जाना भाई। धन्यवाद दोस्तों।